बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारे पास कंपैरिजन है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डिससिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बिटवीन पहला डिफरेंस है वो क्या है जी? अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का फार्मूला होता है वो क्या होता है? के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ फार्मूला होता है वो क्या होता है? जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो k है ये कॉलम कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। इसी तरह इस फार्मूले में जो हमारे पास g होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब याद रहे कि जो कॉलम कांस्टेंट होता है k, इसकी वैल्यू लार्ज होती है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू स्मॉल होती है, जबकि कॉलम्स कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है? लार्ज। इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पर आएँ तो इट मे बी अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव, कि मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं ये अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती है। इस तरह से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो सिर्फ हमारे पास क्या होती हैं? अट्रैक्टिव। नंबर 4 पे अगर हम डिस्कस करें कि इट कैन बी शील्डेड, और यहाँ पे इट कैन नॉट बी शील्डेड। नंबर 5 पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं एज़ कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब यहाँ पे हम ये कैसे फील करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होती हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस? तो इसको हम हाइड्रोजन एटम के केस में इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन डिस्टेंस होता है वो तकरीबन कितना होता है? 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो अगर आप इस डिस्टेंस को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो वो कितनी होती है? 8.1 × 10⁻8 न्यूटन। और अगर आप ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो वो कितनी आएगी आपके पास? 3.7 × 10⁻47 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करें, इसकी रेशो लें तो आपके पास तकरीबन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर होगी बाय 10⁻39 टाइम्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितनी स्ट्रॉन्ग है? 10⁻39 टाइम्स। अब ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको आप इस तरह से फील कर सकते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि सर आपके पास कुछ पैसे हैं, लेकिन जो मेरे पास पैसे हैं वो आपसे 1 करोड़ ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इसी तरह आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। 1 करोड़ नहीं, बल्कि 1 करोड़ पे एक और करोड़, फिर उस करोड़ पे एक और करोड़, फिर उसके ऊपर एक और करोड़, फिर उसके ऊपर एक और करोड़, फिर उसके ऊपर एक और करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फोर्स एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। तो ये थी हमारे पास डिससिमिलैरिटीज़। और अगर अब हम सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। कंजर्वेटिव का क्या मतलब? कि वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सेकंड पॉइंट क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। मतलब F जो है फोर्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में देखें, चाहे आप इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में देखें, जो हमारे पास फोर्स है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या है? इन्वर्सली। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करती है। थर्ड नंबर पे क्या है? बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ओबे करती हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।